नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। बजट 2018 कल पेश हुआ। उम्मीद की जा रही थी कि वित्त मंत्री जी के पिटारे से कई खुशियां निकलेगी, कई उम्मीदें पूरी होंगी, लेकिन ये बात तो साफ हो गई इस बजट को सुनने के बाद कि राहत की जो उम्मीद मिडिल क्लास को थी वो राहत नहीं मिल पाई। जो पहले टैक्स देता है मिडिल क्लास, फिर अपनी सैलरी लेता है। उम्मीद यही की उसने कि वित्त मंत्री टैक्स का बोझ थोड़ा कम करे, लेकिन टैक्स में छूट मिलना तो दूर, हालात तो ये बन रहे हैं कि अब आपकी उसी सैलरी पर ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है आपको। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि इनकम टैक्स को लेकर ऐलान क्या हुए और इसका आपकी सैलरी पर क्या पड़ेगा असर। बजट पेश करते समय जब देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्टैंडर्ड डिडक्शन की वापसी का ऐलान किया तो मिडिल क्लास ने थोड़ी राहत की सांस ली। लगा इनकम चलो 40,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन से टैक्स का बोझ कुछ तो कम होगा। लेकिन वित्त मंत्री बड़ी सफाई से वो बात छिपा गए जिसमें एजुकेशन सेस को 1% बढ़ाकर 4% करने, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मेडिकल रीइंबर्समेंट को खत्म करने का जिक्र था। लेकिन सारे ऐलानों को बारीकी से देखिए तो पता चलेगा कि मिडिल क्लास के हाथ तो कुछ लगा ही नहीं। जेटली जी ने एक हाथ दिया तो दूसरे हाथ ले भी लिया। अब जरा समझिए जेटली की गुगली का असर मिडिल क्लास पर क्या हुआ। 2.5 से 5 लाख की सालाना सैलरी वालों को स्टैंडर्ड डिडक्शन से 290 रुपए की टैक्स बचत तो हुई, लेकिन 1% सेस बढ़ने से 125 रुपए देने भी पड़ेंगे, यानी कुल बचत महज 165 रुपए। इसी तरह 5 लाख से 10 लाख रुपए की सालाना सैलरी वालों को स्टैंडर्ड डिडक्शन से 1,160 रुपए बचे, लेकिन सेस से 1,125 रुपए चले भी गए, यानी 35 रुपए का अतिरिक्त टैक्स देना होगा। इसी तरह 10 लाख से ऊपर सैलरी वालों को स्टैंडर्ड डिडक्शन से 1,740 रुपए बचेंगे, लेकिन सेस से 2,625 रुपए टैक्स के रूप में देना होगा, यानी 885 रुपए अतिरिक्त टैक्स चुकाना होगा। वित्त मंत्री ने दूसरी गुगली कन्वेंस अलाउंस और मेडिकल रीइंबर्समेंट को खत्म करके की। मेडिकल रीइंबर्समेंट के तहत 15,000 रुपए के मेडिकल बिल और ट्रांसपोर्ट अलाउंस के तहत 19,200 रुपए पर टैक्स छूट मिलती थी, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। यानी वित्त मंत्री ने एक और स्टैंडर्ड डिडक्शन के तौर पर 40,000 रुपए की राहत दी तो दूसरी ओर 34,200 रुपए की राहत वापस ले ली। यानी इधर की टोपी उधर करके जेटली जी ने एक होशियारी यहां भी दिखाई। एजुकेशन सेस के बढ़ने से टैक्स का इफेक्टिव रेट भी बढ़ जाएगा, यानी 5 लाख रुपए तक की कमाई वालों पर 5% के बजाय इफेक्टिव टैक्स रेट 5.2% हो जाएगा, क्योंकि एजुकेशन सेस 3 से बढ़ाकर 4% हो गया है। इसी तरह 5 से 10 लाख तक की कमाई वालों के लिए इफेक्टिव टैक्स रेट 20% की जगह 20.8% हो जाएगा। 10 लाख से ऊपर वालों के लिए इफेक्टिव टैक्स रेट 30% से बढ़कर 31.2% होगा। 2019 चुनाव से पहले मोदी सरकार के आखिरी बजट से सैलरी क्लास को काफी उम्मीदें थी, लेकिन वित्त मंत्री ने इस क्लास के लिए कुछ खास नहीं किया। वित्त मंत्री ने फसलों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ाकर 1.5 गुना करने का ऐलान भी कर दिया, जो महंगाई को दावत दे सकती है और इससे आम आदमी के किचन का बजट बिगड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं 10 करोड़ परिवारों के लिए अच्छी खबर भी आई, क्योंकि मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस देने वाली स्कीम इस साल 2 अक्टूबर को लॉन्च हो सकती है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल बजट में नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम का ऐलान किया था और इस स्कीम के बारे में जानकारी देते हुए नीति आयोग ने बताया है कि इसका नाम आयुष्मान भारत होगा। इसके जरिए गरीबों को मुफ्त में हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा मिलेगी। नीति आयोग के मुताबिक इस योजना के तहत गरीब मरीजों का इलाज सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पतालों में हो सकेगा। योजना पर जो खर्च आएगा उसका 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार वहन करेगी। इस योजना पर करीब 12,000 करोड़ रुपए खर्च आने का भी अनुमान है और इसके पहले चरण में करीब 5 करोड़ परिवार कवर होंगे। कोई फैमिली साइज पे कैप नहीं है। ऐसे परिवारों को के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो कि जिनके 5 से अधिक सदस्य हों, इसलिए कोई फैमिली साइज पे कैप नहीं रखा गया है। किसी से कोई चार्ज नहीं, यानी कि मुफ्त है,
स्कीम फॉर एवरी सिटीजन जो इसके लिए एलिजिबल होंगे उनको कोई पैसा नहीं देना है। तो अगर 100 रुपए खर्च होती है स्कीम में तो 60 रुपए केंद्र लगाएगा और 40 रुपए मैचिंग शेयर राज्य सरकारें देंगी। इवेंचुअली जब ये फुली इवॉल्व हो जाएगा तो पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी आप चले जाइए, अगर वो आपके पास वो फैसिलिटी है तो वो सभी सर्विसेज आपको उसी रेट पे उपलब्ध रहेंगी। लेकिन बजट के बाद मार्केट ने बहुत अच्छे से रिएक्ट नहीं किया है। बहुत बड़ा झटका लगा है एलटीसीजी लगने से इस मार्केट को, और कहा जा रहा है कि यह मार्केट के लिए ब्लैक फ्राइडे है। तो बजट के बाद बाजार में आज बड़ा कोहराम मचा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगने के बाद बाजार में चौतरफा बिकवाली रही है। बाजार आज गिरावट के साथ ही खुला। पूरे दिन गिरावट के साथ ही कारोबार हुआ। सेंसेक्स 840 और निफ्टी 256 अंक गिरकर बंद हुए। आज की गिरावट में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का सबसे बुरा हाल रहा। अब मेरे सहयोगी रजत बता रहे हैं कि बजट के एक दिन के बाद मार्केट में कहां पर सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है। बताइए रजत, क्या हाल रहा आज मार्केट का? बिल्कुल, बजट में जो एलटीसीजी की अनाउंसमेंट की गई उसका असर आज डेफिनेटली मार्केट पे देखने को मिला। शुरुआती सत्र से ही कंफ्यूजन देखने को मिल रही थी और गिरावट का दौर शुरू हो गया। अंत में निफ्टी 256 पॉइंट, सेंसेक्स 840 और निफ्टी बैंक 770 अंक लुढ़क कर बंद हुए। लेकिन ये बता जो निफ्टी की इस बार की फॉल है वो 1996 के बाद अंकों के लिहाज से 7वें सबसे बड़ी गिरावट है, जो कि आज 268 पॉइंट्स के। इसके अलावा 3 मार्च 2008 को 271 पॉइंट की गिरावट थी। 17 दिसंबर 2007 को लगभग 271 पॉइंट टूटा था निफ्टी। ऐसे ही अगर आप देखें तो 22 जनवरी 2008, 24 अक्टूबर 2008 को भारी फॉल देखने को मिला था। 24 अगस्त 2015 को भी 491 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन परसेंटेज के लिहाज से मात्र 2% ही टूटे हैं। आज के सत्र में जो सबसे ज्यादा निफ्टी पे टूटा वो था बजाज फाइनेंस। इसके अलावा बजाज ऑटो और अल्ट्राटेक जैसे स्टॉक्स आज वीक होते हुए नजर आए। साथ ही साथ रियल्टी स्टॉक्स का दिन खराब था। वैसे तो अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग देखने को मिल रही थी, लेकिन यूनिटेक, डीएलएफ, एचडीआई जैसे स्टॉक्स 10% टूटते हुए नजर आए। पीएसयू बैंकिंग की तो हालत बेहद नाजुक है, लगातार टूट रहे हैं पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से। आज आईडीबीआई बैंक, कैनरा बैंक और विजया बैंक टॉप लूजर्स की सूची में शामिल हुए। ऑटो और टायर, जहां पर कल कुछ मार्जिनल गेन्स आते हुए नजर आए थे, आज इरोड हो गए। मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक टूटे। इसके अलावा टायर स्टॉक्स कल के स्टार परफॉर्मर आज कंप्लीटली टर्न अराउंड था। वीक क्लोजिंग है। सीएट, जेके टायर और अपोलो टायर्स की सीएट पे तो नतीजों का भी इंपैक्ट पड़ा, 12% ये स्टॉक नीचे हो गया। ऐसे ही एडीएजी पैक, रिलायंस नेवल, रिलायंस कैपिटल और इंफ्रा जैसे स्टॉक्स में 8% से 13% का फॉल एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। हैवी सेलिंग थी मार्केट पे अक्रॉस द बोर्ड, जिसमें पीसी ज्वेलर एक बार तो 50% के आसपास की वैल्यू इरोड हो गई थी। उसके बाद नेस्ले स्टोर से कुछ रिकवर कर गया, जिसके कारण 24% टूटा। बॉम्बे डाइंग, जीएमआर इंफ्रा 15% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। तो अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग, पैनिक सेलिंग कह सकते हैं, और आज तो मार्जिन कॉल्स भी ट्रिगर हुई मार्केट में। शुक्रिया रजत। वैसे जो शेयर बाजार है उसको तो एलटीसीजी के आने की आहट लग ही गई थी, लेकिन ये ऐसे रूप में आएगा इसकी भनक किसी को नहीं थी। एलटीसीजी को लेकर बाजार में कंफ्यूजन के साथ साथ तमाम तरह के सवाल भी अब उठ रहे हैं। बजट में इक्विटी पर 10% एलटीसीजी टैक्स के प्रस्ताव का असर आज बाजार पर साफ दिखा। ठीक एक ही दिन बाद बाजार खुलते ही भारी बिकवाली हुई और निवेशकों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की आज जोरदार पिटाई हुई। अंत में निफ्टी 256 अंक गिरकर 10,760 पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 840 अंक गिरकर 35,067 पर बंद हुआ। हमने आपको सबसे पहले बताया था कि बजट में एलटीसीजी टैक्स का ऐलान हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। पहला सवाल, सरकार के पास एसटीसीजी की अवधि बढ़ाने का विकल्प था तो एलटीसीजी क्यों लगाया? दूसरा सवाल, एसटीटी के साथ एलटीसीजी क्यों लाया गया? इससे निवेशकों पर टैक्स की दोहरी मार पड़ी है। तीसरा और सबसे अहम सवाल, क्या एलटीसीजी लगाते समय सरकार ने टैक्स ट्रीटी को ध्यान में रखा? चौथा सवाल, क्या भविष्य में एसटीसीजी और एलटीसीजी एक समान दरों पर किए जा सकते हैं? मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि हमारे जितने भी निवेश होते हैं उनमें एक बराबरी का रिटर्न, एक टैक्स होना चाहिए, चाहे वो रियल एस्टेट में हो और या फिर वो इक्विटीज़ पर हो। तो जैसे कि आपको पता है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस उसमें जो प्रॉपर्टी के ऊपर है वो अभी शायद 30% है।
तो इसलिए ये अभी तो सिर्फ 10% है, तो उन दोनों को बराबर करना पड़ेगा, दोनों को शायद 15% पे ले आए। मार्केट रिलेटेड में यही डिसअपॉइंटमेंट था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को लगाया गया विदाउट रियली थिंकिंग कि इसके क्या रिपरकशंस हैं या इसमें कितने पैसे रेज किए जा सकते हैं या किस कंसिस्टेंसी से। जस्ट बिकॉज फॉरेन मार्केट्स में ये होता है तो ज़रूरी नहीं था कि हमारे यहाँ कुछ चीज़ें हम भी ओरिजिनेट या ओरिजिनल कर सकते हैं। अगर 10% टैक्स लगाया कंपेयर टू 5 days अगो जब कोई टैक्स नहीं था लॉन्ग टर्म, तो हमारे हिसाब से मार्केट 10% अनअट्रैक्टिव हो गई। जो भी आपका पहले एक्सपेक्टेशन था वो 10% कम हो गया। भारत की टैक्स ट्रीटी एक समान नहीं है। इसका मतलब निकालें तो निवेश के लिए FPIs यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स रूट बदल सकते हैं। मिसाल के तौर पर सिंगापुर, मॉरिशस से हुए निवेश पर 10% LTCG टैक्स है, लेकिन फ्रांस, नीदरलैंड से समझौते के चलते कोई टैक्स नहीं लगेगा। बाजार में दक्षिण कोरिया, जर्मनी से भी निवेश बढ़ने का अनुमान है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार के इस कदम से P नोट्स के जरिए निवेश वापसी का रास्ता खुल गया है। सूत्रों के माने तो बजट के तुरंत बाद विदेशी निवेशकों ने कॉन कॉल करके निवेश का बेस या रूट बदलने पर चर्चा भी की है। तो एक सरकार ने बहुत अच्छी चीज करी है कि ग्रैंडफादर टिल 31 जनवरी 31 जनवरी तक, सपोज आपने 1 साल पहले निवेश किया, 2 साल पहले किया, 5 साल पहले किया, आपका जो भी गेन है 31 जनवरी तक वो फुल्ली प्रोटेक्टेड है। उसके बाद आपको सपोज अगले 1 साल में NAV आज 40 रुपए की कोई फंड की और वो NAV हो गई 50 रुपए की 1 साल के बाद, तो वो जो 10 रुपए का गेन है उस पर आपको 10% टैक्स देना है। अगर 20% का गेन है तो 2 रुपए आपको टैक्स देना है। You have not removed STT and gotten LTCG, so you're doing double taxation. So I don't understand the logic of that. The result season has been really good. The underlying growth momentum, be it automobile numbers, cement numbers, steel numbers, has been excellent. So once it gets over, ये जो अभी का एक टेम्पररी फेज ऑफ पेन है ओवर ट्रेडिंग का, वो निकल जाएगा तो मार्केट वंस अगेन उसकी साइट बनाएगी ग्रोथ के ऊपर। एंड आई थिंक इन दैट दिस करेक्शन विल गिव वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू पिक अप गुड स्टॉक्स एट रीजनेबल वैल्यूएशन। लेकिन शुक्रवार को बाजार में आई गिरावट को देखकर साफ लगता है कि मात्र 20,000 करोड़ कमाने के लिए बाजार पर LTCG टैक्स लगाने से कंफ्यूजन और बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बजट में वित्तीय घाटा बढ़ने के अनुमान से अब ब्याज दरों में कमी की उम्मीद खत्म सी लग रही है। दरअसल सरकार ने मौजूदा कारोबारी साल में वित्तीय घाटे के 3.5% रहने का अनुमान भी दिया है, जबकि कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और महंगाई दर के मौजूदा स्तर को देखते हुए रेट में कमी के आसार कम ही है। हालांकि जानकार ये मानते हैं कि रिजर्व बैंक की ओर से ब्याज दरें बढ़ने में भी कम से कम 6 महीने लग सकते हैं। सस्ती ब्याज दरों का जमाना खत्म हो सकता है। बजट में वित्तीय घाटे में बढ़ोतरी का अनुमान है, जिसके बाद ब्याज दरें घटने की बजाय बढ़ सकती हैं। 2016-2017 में वित्तीय घाटा 3.5% रहने का अनुमान है, जबकि साल 2018-2019 में भी 3% की तय सीमा से ऊपर जाने की बात कही गई है। वित्तीय घाटा बढ़ने पर महंगाई दर बढ़ेगी, वहीं सरकार की उधारी बढ़ने से नकदी घटेगी, नकदी घटने से ब्याज दर बढ़ेगी। खुदरा महंगाई पहले ही 5% के पार है। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से आगे दबाव बढ़ने के ही आसार हैं। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा का भी महंगाई दर पर सीधा असर होगा। इस हालात में अब इंडस्ट्री को ब्याज दरों में कमी की बजाय बढ़ोतरी के आसार ज्यादा लग रहे हैं। इंटरेस्ट रेट कम होने की संभावना कम है, क्योंकि अभी जो बजट में भी फिस्कल डेफिसिट थोड़ा बड़ा है, 3.5% हुआ है, और अभी इन्फ्लेशन भी करीब जो लेवल पे चाहिए वहीं चल रहा है। तो आई डोंट थिंक देयर इज टू मच रूम फॉर रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट। हालांकि रिजर्व बैंक की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी तुरंत नहीं होगी। रिजर्व बैंक अभी करीबन 6 महीने तक इंतजार कर सकता है। वैसे मनी मार्केट के संकेत और बढ़ती लागत को वजह मानकर कुछ बैंकों ने लोन के लागत की दर MCLR में पिछले महीने बढ़ोतरी कर दी है। रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बुधवार को ब्याज दर पर अपना फैसला सुनाएगा। वैसे बैंकर्स मानते हैं कि रिजर्व बैंक के पास अब दरें घटाने की गुंजाइश नहीं रहेगी। इंटरेस्ट रेट्स कम होना मुश्किल है, क्योंकि अब we'll have to watch inflation, we'll have to watch the liquidity position and so on. So यहाँ से इंटरेस्ट रेट्स अब कम होना मुश्किल है। ग्रेजुअली एक्चुअली इंटरेस्ट रेट्स बढ़ सकते हैं। नोटबंदी के बाद बैंकों में काफी पैसा आया था। बैंकों के पास उधार देने के लिए कम लागत पर लिए गए पैसे की भरमार थी।
लेकिन इकोनॉमी में खपत बढ़ने के साथ साथ अब बैंकों से नोटबंदी के बाद आया पैसा घट रहा है। राहुल कुमार के साथ एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई। और बजट में सरकार ने पेट्रोल डीजल पर ड्यूटी कम कर दी। भविष्य में सरकार पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में भी ला सकती है, ये कहना है मॉर्गन स्टैनली के रिदम देसाई का। जी बिजनेस एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि जीएसटी में आने के बाद क्रूड के उतार चढ़ाव का पेट्रोल डीजल पर कम असर पड़ेगा। ये जो ऑयल में किया है उन्होंने पूरा पेट्रोल और डीजल में ड्यूटीज का जो रीजिगिंग किया है, उससे ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि तेल जो है वो जीएसटी के अंदर आ जाएगा, और जब वो जीएसटी में आ जाएगा तो जो तेल पे जो टैक्स है उसका कंट्रोल जीएसटी काउंसिल के पास आ जाएगा। तो अगर इंटरनेशनल दाम बढ़ गए क्रूड ऑयल के, तो हो सकता है यहाँ पे सरकार टैक्स काट दे तो रिटेल के दाम नहीं बढ़े। तो वापस वही बात हुई कि जो तेल को लेके इन्फ्लेशन आने की जो एक शक्यता थी ये साल के लिए, एक भय था लोगों का, खास करके इंटरनेशनल इन्वेस्टर का ये मानना था कि अगर तेल के दाम बहुत बढ़ गए तो इंडिया का परफॉर्मेंस वीक रहेगा, वो भी एक भय चला जाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये इन्फ्लेशन के खिलाफ है थोड़ा बजट। और ये बजट फिस्कल डेफिसिट को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, ये कहना है नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया का। सुनिए उनसे हुई एक्सक्लूसिव बातचीत। सर, इस बजट को अगर हमें समअप करना हो 2-4 शब्दों में तो वो कैसे कर सकते हैं? ये मैं कहूँगा कि अगर 2-4 शब्दों में करना है तो ये काफी अनकन्वेंशनल प्री पोल बजट है। क्योंकि कन्वेंशनली जो है प्री पोल बजट एक ही साल बचा है, अब इसके बाद इलेक्शन होगा, तो पहली ये जो बजट है वो आखिरी बजट है। पूरा जो बजट इस सरकार का होगा इस 5 साल के सत्र में। तो ऐसे समय पर अक्सर ये होता है कि बहुत पॉपुलिस्ट एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं बजट में, पर इस बजट में ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इसको ये एक जो है अनकन्वेंशनल प्री पोल बजट है। लेकिन सर, एक दो चीजें, 2-3 बड़ी एम्बिशियस स्कीम्स भी अनाउंस हुई हैं इस बजट में। एक तो जैसे नेशनल हेल्थ मिशन पॉलिसी जो है वो अनाउंस की गई है, और वो मोदी केयर इसे कहा जा रहा है एक तरीके से, वो अपने आप में काफी एम्बिशियस स्कीम है। किसानों के लिए काफी घोषणाएं हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बजट को देखकर ये लगता है कि जो रेवेन्यू का प्रेशर है वो सरकार के मन पर हावी है। वो दिख भी रहा है बजट में, चाहे आप फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा देखें, चाहे आप इनकम टैक्स में एक हाथ से रिलीफ देकर जो दूसरे हाथ से वापस ली गई है उसे देखें, या फिर अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स ऐसे कदमों को देखें। ऐसा है कि फिस्कल कंसोलिडेशन जो है इस बजट का एक बहुत खास कैरेक्टरिस्टिक है, खास फीचर है। अक्सर ये होता है कि आखिरी बजट में जो है फिस्कल डेफिसिट को कोई ध्यान नहीं देते हैं बजट करते वक्त, पर इस सरकार ने इस आखिरी बजट होते हुए भी जो है फिस्कल डेफिसिट पे बड़ा तगड़ा ध्यान दिया है। तो इसलिए जो है इसमें रेवेन्यूज पे भी बहुत खास ध्यान दिया गया है, एक्सपेंडिचर्स पे भी बहुत खास ध्यान दिया गया है। क्योंकि अंततः अगर आप इसको फिस्कल डेफिसिट को 3.3% पे आपको रखना है, जबकि इस साल करीब 3.5% पे जाएगा ये 17-18 में, तो रेवेन्यू पे भी ध्यान देना जरूरी था, एक्सपेंडिचर्स पे भी ध्यान देना जरूरी था। तो इसलिए इसमें आपको देखेंगे तो एक्सपेंडिचर भी जो हैं काफी कंजर्वेटिवली एस्टिमेट किए गए हैं, और ये जरूरी था। मैं समझता हूँ कि सरकार ने काफी जो है अपनी नेगोशिएटिंग कैपिटल वगैरह यूज करी है, वो इतने 3-4 साल से जो है फिस्कल कंसोलिडेशन के पाथ पर चल रही है सरकार। तो ये बहुत जरूरी था कि ये इस बार भी जो है इसको ऐसा न लगने दें कि सडनली जो है एक सरकार जो इतनी जिम्मेदार थी वो गैर जिम्मेदार हो गई। तो इसलिए इसमें जहां रेवेन्यू नए इंट्रोड्यूस किए जा सकते थे, सोर्सेज रेवेन्यू के, जैसे आपने बताया लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स वाला बताया, या इनकम टैक्स डिडक्शंस के बारे में बताया, तो ये जरूरी था। क्योंकि वरना आप 3.3% पे अगर फिस्कल डेफिसिट ला रहे हैं तो वो क्रेडिबल नहीं रहता। अब आगे बढ़ते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने बिटकॉइन में निवेश करने वाले लाखों लोगों को नोटिस भेजा है, और यह जानकारी सीबीडीटी चेयरमैन ने दी है। उन्होंने कहा कि कई इन्वेस्टर्स ने बिटकॉइन से हुए फायदे को लेकर एडवांस टैक्स नहीं भरा। साथ ही उन्होंने अपने पहले के रिटर्न में इस बारे में कोई जानकारी भी नहीं दी।
आपको बताएं, पिछले साल दिसंबर में आईटी विभाग ने बिटकॉइन से जुड़े एक्सचेंजेस का सर्वे किया था। ये भी जानिए कि कल ही बजट में वित्त मंत्री ने कहा था कि बिटकॉइन भारत में लीगल टेंडर नहीं है। और सामान की ढुलाई के लिए ई-वे बिल जरूरी बनाने का फैसला फिलहाल टल गया है। सरकार ने एक राज्य से दूसरे राज्य की माल ढुलाई के लिए ई-वे बिल को तकनीकी दिक्कतों की वजह से टाल दिया है। जीएसटी के तहत एक राज्य से दूसरे राज्य में माल ढुलाई के लिए ई-वे बिल 1 फरवरी से लागू होना था। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स ने ट्वीट कर कहा कि शुरुआती तकनीकी दिक्कतों के चलते ई-वे बिल निकालने में हो रही परेशानी और इसी वजह से इसके फिलहाल टालने का फैसला किया गया है। सीबीईसी ने कहा कि इसे जरूरी बनाने की तारीख आगे दोबारा बताई जाएगी। कारोबारियों का कहना है कि ई-वे बिल सिस्टम को 1 अप्रैल से लागू करें तो अच्छा होगा। ये वो ट्वीट है जो सीबीईसी ने अपने अकाउंट से किया था। ई-वे बिल को लेकर पूरे देश में टेक्निकल एरर आ रही है और इस वक्त हम अहमदाबाद की न्यू क्लॉथ मार्केट में है, जहां पर कपड़ों का कारोबार हो रहा है। आइए हम जानते हैं कि क्या क्या दिक्कतें आ रही है। हमें ये बताइए कि कल से लेकर अगर आप ई-वे बिल जनरेट करते हैं तो किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा? पहली बात तो ई-वे बिल की जो साइट है वही ओपन नहीं हो रही है और जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था वो भी 3 दिन, हमें 3 दिन लगे उसे रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमारे कंपनी को। मतलब रजिस्ट्रेशन से ही प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था क्योंकि उस पर लोड ही इतना है, क्योंकि नेशनल लेवल पे एक ही पोर्टल है, तो ये बहुत ही मुश्किल हो रहा है। उस पर जनरेट लॉगिन करना ही मुश्किल हो रहा है, तो ई-वे तो सेकेंड पार्ट हो गया। भरत भाई, इस स्थिति में कपड़ों के कारोबारियों पर क्या क्या समस्या का सामना कर रहे हैं और आपका क्या सुझाव है? नहीं, ये ई-वे बिल के कारण लास्ट 1 हफ्ते से सब ट्रांजैक्शन रुके हुए हैं। लोगों ने सोचा ई-वे बिल का आएगा, फिर आगे माल रास्ते में अगर होगा, इन ट्रांजिट होगा, इसलिए पीपल वेर होल्डिंग अप देयर स्टॉक एंड वेटिंग फॉर द 1 फरवरी टू जनरेट द ई-वे बिल। और कल एक साथ पूरे देश भर के व्यापारी ई-वे बिल पोर्टल पर अगर चले गए थे तो पूरा सिस्टम ही हैंगअप हो गया। तो हमारा कहने का यही है कि एक बार जब तक ये सब, अभी तक लोग जीएसटी के उभरे नहीं हैं और नहीं उभरे हैं, तो एटलीस्ट बाय दिस फाइनेंशियल ईयर दे शुड भी उसको नहीं करे और 1 अप्रैल के बाद में इसको जब पूरा तैयारी करके आए उसके बाद में इसको इम्प्लीमेंट करें। तो यहीं पर यही एक राय निकल कर आ रही है कि भले ही 20 दिन का समय दिया है, ई-वे बिल में छूट छाट दी है, लेकिन जब भी ये वापस सिस्टम शुरू हो तब इस तरह की एरर न आए। केतन जोशी, ज़ी मीडिया, अहमदाबाद। चलिए बात कर लेते हैं मुंबई शॉपिंग फेस्टिवल की, जो कि बुधवार को खत्म हुआ। समारोह के आखिरी दिन मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर एक भव्य आयोजन भी किया गया था। 12 जनवरी से शुरू हुए मुंबई शॉपिंग फेस्टिवल को मुंबई के साथ साथ पूरे देश में अच्छा रिस्पांस मिला। फेस्टिवल के तहत वीकेंड नाइट बाजार लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। मुंबई के अलावा के अलग अलग इलाकों में इसका आयोजन किया गया। देश में पहली बार इस तरह के फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास विभाग की ओर से किया गया। हा मुंबई मेला शॉपिंग फेस्टिवल काही लोकांनी सांगितलं बघ दुबई सारखा आहे का, तर दुबई मध्ये शॉपिंग फेस्टिवल असतो वेर यू कैन बाय, बट दिस इज मुंबई मेला शॉपिंग फेस्टिवल एंड इट इज अ मिक्स ऑफ कल्चरल इवेंट्स, आर्ट, फूड, सेलिब्रेशन, shopping from footwear to jewelry to diamonds, everything at a special price